आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और देखिए जैक का जितना भी मॉडल सेट आया है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका क्लास 10th का ये जो सोशल साइंस है, यहाँ पर कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, कहां हुआ था? तो फ्रांस का जो राजधानी है कहां? पेरिस, पेरिस में हुआ था। ठीक है, जो स्टार्टिंग हुआ था पेरिस में स्टार्टिंग हुआ था। फ्रांस का जो क्रांति है कब हुआ है? तो 14 जुलाई 1789 को। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो फ्रांस का ये जो क्रांति है इसका अग्रदूत हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि रूसो को। किसको कहते हैं? रूसो को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब बना था? तो 1871 को बना था, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा 1871। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है किनका है? तो ये कथन है रूसो का। किनका है? रूसो का, यानी ये जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ग ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ये जो विश्वकोश है ये ग्रंथ है और इसका ये जो ग्रंथ है इनका रचना कौन क्या है? तो दिद्रो ने क्या है। कौन क्या है? दिद्रो। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, यानी कि लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक ये जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना लिया होगा, क्या होने वाला है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अब जब खून ही ले लेगा तो समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो ये कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है और आप सभी जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जरूर जानते होंगे आप लोग, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू क्या थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर ख मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। क्या है क्वेश्चन कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम लोग कहते हैं संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? मतलब यहाँ पर कौन ऐसा चीज है जो भूमि निम्नीकरण में सहायक नहीं है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है? तो देखिए वनों को काटना, अगर आप वनों को काटेंगे तो जाहिर सी बात है भूमि निम्नीकरण होगा, तो ये तो आंसर होने वाला है नहीं। अति पशुचारण, अगर आप अधिक से अधिक पशु चराएंगे तब भी आपका भूमि निम्नीकरण होगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। खनन, अगर आप अधिक से अधिक खनन करेंगे तब भी भूमि निम्नीकरण होगा, मतलब ये भी आपका सही आंसर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मधुमक्खी पालन है, अगर आप मधुमक्खी पालते हैं तो इससे कोई मतलब भूमि निम्नीकरण का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मधुमक्खी पालिए का है तो इससे थोड़ा ना भूमि की निम्नीकरण हमारा होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा, यानी कि मधुमक्खी पालन। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। भारत का जो टोटल एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है, उसमें से मैदान कितना प्रतिशत है, यानी कि मैदान का जो भाग है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो याद रखिएगा 43%, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। 14 नंबर क्या है कि लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, जरूर पता होगा आपको। लो अयस्क क्या है, एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो ये क्या है, लुप्त जातियां में शामिल है। ठीक है, मतलब ये लुप्त होने के कगार पर है। गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये मतलब लुप्त होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। ठीक है, वन्य जीव के आवास का निवास, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानाल। तो ये सब के सब होंगे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन के बारे में आप जरूर सुने होंगे। तो ये किससे संबंधित है, तो वनों की कटाई रोकने से संबंधित था। मतलब क्या हो रहा था, देखिए जो वन था ना, वनों को जब कटा जा रहा था तो पेड़ से इन लोग चिपक जा रहे थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जल की कमी के क्या कारण है, मतलब किसके कारण से जल की कमी होती है। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, या फिर समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सब कारण है जल की कमी के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि टांका क्या होता है। आप सभी को पता होगा टांका क्या है, तो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, इसी को क्या बोलते हैं, टांका बोलते हैं। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो कितने लोगों की, तो 20 करोड़। ठीक है, लगभग 20 करोड़, अबाउट 20 करोड़ बोल सकते हैं। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का, यानी 20 तो 20 करोड़। क्लियर है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास। 21 क्या है कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, या फिर देश के कुल निर्यात से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। यानी देखिए जो होता है ना आपका प्रति व्यक्ति जो आय है उसका गणना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो देश का जो टोटल इनकम है, ठीक है, उसको हम लोग किससे भाग दे देंगे, टोटल जनसंख्या से। तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है कि वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय कितना है, $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना होगा कि वह देश किस श्रेणी में आएंगे। तो जो देश होगा वह विकसित कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मतलब वह देश क्या है, विकसित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सतत विकास का उद्देश्य है विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सतत विकास मतलब होता है, ये जो होगा ना, विकास होगा वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है, 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और आप लोग बोलने से विश्वास नहीं करिएगा, अभी रात का बज रहा आपका 12:30। ठीक है, अभी 12:30 बज रहा है और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखिए मोटा मोटी अभी मैं 2 बजे रात तक रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि हमारा जो चैनल है सुपर कंसेप्ट क्लासेस, आप देखिए उसमें कितना अधिक मात्रा में वीडियो आ रहा है। आप यकीन नहीं करिएगा, जिस दिन से मॉडल चढ़ाया हुआ है ना, उस दिन से सही ढंग से सो नहीं पाए हैं। अब जैसे मॉडल स्टे एक बार खत्म हो जाता है एकदम प्रेम से सोने वाले हैं। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखिए केरल में अधिक पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा आपको, यानी साक्षरता दर किसका अधिक है, तो केरल का सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय इतना रुपया है तथा जनसंख्या इतना है, तो देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय जो होगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे हम लोग, तो प्रति व्यक्ति आय मैंने होता है जो टोटल इनकम होगा देश का, यानी कि कुल आय बटा क्या हो जाएगा आपका, कुल जनसंख्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। ये चीज हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर आपको दिया है कितना है, 500 रुपया है।
ठीक है। यहाँ पर आपको कुल आय निकालना है, मैंने ऊपर वाला तो कुछ नहीं है तो कुल आय का कुल आय रहने देते हैं। और यहाँ पर कुल जनसंख्या आपको दिया है 5000, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 5000। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, तो एक से इधर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुल आय हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 500 और 5000 को गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, और यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ऐसा है कहीं पर भी ऑप्शन? देखिए बिल्कुल है, 25 और 5 जीरो, तो ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्वेश्चन 26 है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो तृतीयक क्षेत्र में होता है सेवाओं का उत्पादन। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, तो देखिए ये बात सही है। द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी हमें वस्तु मिलता है उसका विनिर्माण किया जाता है। एक्चुअल में द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आपको नीचे पढ़ने की जरूरत क्या है, जब आपको कहीं पर आंसर दिख रहा है। ठीक है। देखिए क्षेत्रक के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार है, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि नियोजित है लेकिन उत्पादकता क्या है, एकदम जीरो के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर या फिर सकल उपस्थिति अनुपात। तो इससे हम लोग कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, यानी जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। ये तो गलत बात है, नौकरियां तो है। यह कम वेतन प्रदान करता है, ये भी गलत बात है। अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाएगा तो कितना वेतन मिलता है, आप समझते हैं ना। हर एक आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, क्यों भागता है, क्योंकि उसमें वेतन अच्छा है, तो ये भी होगा नहीं। ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है, ये तो एकदम बहुत ही गलत बात है। सरकारी तो मैन कंट्रोल करेगा आपको, तो सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। देखिए यहाँ पे क्षैतिज वितरण के बारे में बोला जा रहा है। दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ग। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्लियर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि ब्रुसेल्स। देखिए अधिकतर आपको जो मुख्यालय मिलता है ना, ब्रुसेल्स में ही मिलता है। ठीक है, अधिकतर मिलता है ब्रुसेल्स में, से बहुत जगहों पर मिलता है लेकिन ब्रुसेल्स में आपको अधिक मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो ये बेल्जियम से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है कि बेल्जियम में डच भाषी बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, आप सभी को याद होगा 59%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 59% क्या है, डच भाषा बोलने वाले लोग है कहाँ, बेल्जियम में। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया ना, क्षैतिज बताया, और ये क्या आपका ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को जो आपका सही आंसर होने वाला ख हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या है आपका क्षैतिज है। ठीक है, ये आपका क्षैतिज वितरण है। ये सब के बारे में आपको आगे और बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में आपका आ जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्न से कौन संघ सूची का विषय है। देखिए जैसे कि आपका 3 प्रकार का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन वाला आपका संघ सूची के अंदर आते हैं, मतलब वो जो कौन सा विषय है जो संघ सूची के कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ये क्या है, तो आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपके पास कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है।
मतलब हमारे जो देश है, जो हमारा राजभाषा है हिंदी, इसको बोलने वाले कितने लोग हैं, उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 40%, यानी मात्र, देखिए मात्र 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे क्या सर उन लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश तो बोलते नहीं है उन लोग, एक्चुअल में मतलब क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर खोट्टा बोलेंगे, कोई बंगाली बोलेंगे, ठीक है, कोई संथाली बोलेंगे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोला जाता है। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो झारखंड के भाषा तो से आप वाकिफ होंगे, संथाली, तो संथाली भाषा क्या है, अनुसूचित भाषा में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए पहले तो कम था, लेकिन अभी 50%, अभी 50% आरक्षण कर दिया गया है, नहीं आधा आधा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो ये जो क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा 1992, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।